नमस्कार। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है ओजोन छिद्र से संबंधित। देखिए हुआ क्या है, कहा यह जा रहा है कि ओजोन होल, आप जानते हैं O3 में इसके पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, वो ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक ओशन में, आपको याद होगा कि देखिए पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो कहलाता है आर्कटिक और जो नीचे वाला कहता है वो कहलाता है अंटार्कटिका। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है आर्कटिक और नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है वो वाला रीजन कहलाता है अंटार्कटिका का रीजन। तो जस्ट रिसेंटली पिछले महीने मैंने आपको जिक्र किया था कि मार्च में 2020 में 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा छेद देखा गया था। बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी ये। साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों इतना बड़ा होल आखिर में उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक ओशन में देखने को मिल गया है। लेकिन फिर यही एक अप्रत्याशित घटना घटी है कि फिर से क्या हो गया, ये छिद्र ऑटोमेटिक भर गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, आम जनता ये कह रही है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी की पूरी धरती बंद है, सारी की सारी इंडस्ट्री बंद है और बाकी चीज इसलिए शायद ऐसा हो गया है। हालांकि अभी साइंटिस्ट टोटली इस जो विचार है उससे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे साइंटिस्ट क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ओजोन क्षेत्र क्या हो रहा है, बंद हो रहा, भर रहा है। मानव जाति के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए इसकी पुष्टि करी है CCS ने। CCS मतलब कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज जो है, इन्होंने बताया कि हाँ जो ओजोन छिद्र है वो क्या हो रहा है, भर रहा है। चलिए अब हम इसी बहाने क्या देख लेते हैं, अपना जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर है, लेयर्स है, हम उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम वायुमंडल के स्ट्रक्चर को देखने की बात करें तो धरती के जो बिल्कुल सरफेस रहती है 0 किलोमीटर, उसे हम कहते हैं क्या, सतह। सतह से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे ऊपर मिलता है हमें ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। ये विषुवत रेखा पर आता है 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक और पोल पर जाता है 6 से लेकर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोल्स में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो ताकत है वो ज्यादा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है कंपैरिजन टू इक्वेटर। विषुवत पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो भारी जो गैसेज है वो क्या है, नीचे की तरफ ज्यादा खिंची रहती हैं और यहां से हल्का सा ऊपर होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की एक और विशेषता क्या होती है, यहां पर ऊपर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी जो ऊपरी सीमा है उसे हम ट्रोपोस्फेरिक लाइन कहते हैं, शोभ सीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं पर टेम्परेचर थोड़ा सा क्या रहता है, डिस्टर्ब रहता है, और जब टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तभी प्रेशर क्रिएट होगा, और जब प्रेशर की क्या होगी, कम ज्यादा होगा, वर्सेटिलिटी रहेगी, तभी क्या बनेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन बनेगी। तो जितने भी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है, तो तूफान, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ हमें कहां देखने को मिलता है, इसी ट्रोपोस्फेयर के रीजन में। जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के रीजन के ऊपर जाते हैं हमें मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, समताप मतलब तापमान समान होगा तो किसी भी प्रकार की जलवायु घटना यहाँ पर नहीं घटेगी, ना तो टेम्परेचर में दिक्कत नहीं होगी तो फिर प्रेशर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रेशर में वैसे वर्षा नहीं होगा तो फिर किसी भी प्रकार की कोई क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक, इसीलिए यहां पर होता है समान ताप, और इसीलिए हवाई जहाज का उड़ना और जितने भी जो क्या रहते हैं प्लेन वाला सिस्टम रहता है वो हम इसी स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। और यहीं पर पाया जाता है हमारे पास ओजोनोस्फेयर क्या 50 किलोमीटर के नीचे ऊंचाई पर पाया जाता है। और ये देखिए लिखा ओजोनोस्फेयर, यहीं पर पाई जाती है ओजोन गैस की मात्रा धरती पर बहुत कम पाई जाती है, बहुत माइन कंडीशन पर है, लेकिन फिर भी हमें जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं सन से, उससे हमें बचाती है। इसको प्रॉब्लम होती है मेनली CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। आपको पता है एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन के एटम्स को तोड़ देता है। मैं आपको फिर से बता चुका हूं कि ओजोन का देखिए ये लिखा हुआ है, ओजोन का जो वो होता है O3 है ना, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन यहां से आता है और इससे एक तोड़ देता है, तो ये O2 हो गया। O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया, और एक क्लोरीन अपने साथ लेके ऑक्सीजन को क्या कर देता है, चल देता है। इससे नुकसान होता है किसका, ओजोन लेयर का। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे फिर बस हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समताप मंडल होता है, फिर मेसोस्फीयर होता है, उसके बाद आयनोस्फीयर रहता है, आयन मंडल आपको पता है ना, कभी फिर बात करेंगे अपन आयन के बारे में। उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है, और भी बहुत सारे जो है मंडल होते हैं, अपन उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण हमारे लिए ये था ओजोनोस्फीयर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 इंपॉर्टेंट संधियां आती हैं जिसके बारे में बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं
एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक होता है कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत लगा कर आ जाते हैं, ठीक, मेरे समझ में नहीं आता है। देखिए मैं यहीं पर आपको याद करा देता हूँ। मॉन्ट्रियल पड़ता है कहां पर भाई, कनाडा में, है ना। मॉन्ट्रियल कहां पर पड़ता है भाई, कनाडा में। और क्योटो कहां पड़ता है हमारा, क्योटो पड़ता है कहां पर, जापान में, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो कनाडा वाला है ये संबंधित है किससे, ओजोन लेयर से संबंधित, ठीक है। इसकी हुई थी कब की बात है, 16 सितंबर की। और इसी 16 सितंबर के चक्कर में हम मनाते हैं इस दिन ओजोन डे। मैं फिर से याद करा दे रहा हूं, बार बार पेपर आता है, सितंबर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर का। जो क्योटो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जापान आपको पता छोटा देश है, टोक्यो बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा शहर, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है टोक्यो। तो सीधी सी बात है, डेंसिटी छोटे से जगह में डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो गर्म भी बहुत होगा। और आपको पता है यहाँ पर ग्रेट रिंग ऑफ फायर भी है, तो फायर कैसे होती, गर्मी से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप यहां से याद कर लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यहां से ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जो क्योटो है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और जो मॉन्ट्रियल है वो किससे, ओजोन से संबंधित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं आगे देखिए हमारे पास करंट अफेयर है आज के दिन। आज है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड डांस डे, नृत्य, है ना भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आप नृत्य करिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका मन भी खुश रहेगा, आपका दिल भी खुश रहेगा और आपका शरीर भी चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल में हम ये नृत्य दिवस मनाते हैं। एक व्यक्ति हैं जीन जॉर्जेस नोवेरे, इन्हें आधुनिक बैले का जनक कहा जाता है। इन्हीं की याद में, इन्हीं की जयंती में हम ये वर्ल्ड डांस दिवस मनाते हैं। किसके द्वारा मनाते हैं, ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक। इसके पहले आपने देखा था 28 अप्रैल के दिन वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क प्लेस में आपको क्या रहना, हेल्थी रहना बहुत जरूरी है अभी हाल फिलहाल में कोरोना से संबंधित समय को देखते हुए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, CMERI दुर्गापुर, सेंट्रल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एच कार्ड नाम का एक रोबोट बनाया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है भाई, एच कार्ड, ठीक है, देख लीजिए। मैं इसमें पेज में मैं बहुत डिटेल में डाल चुका हूं इसके विषय में। एच कार्ड क्या है, एक रोबोट बनाया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस, हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। इसे ऑटोमेटिक भी ऑपरेट किया जा सकता है और मैनुअली भी इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे बाकी सारे रोबोट्स बन रहे हैं। ये जो हेल्थ केयर के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको क्या है, मरीजों के नजदीक में ना जाना पड़े और बहुत अच्छे से उनका इलाज किया जा सके। आपको याद होगा केरल में मैंने आपको 2 जिले बताए थे जहां पर 2 रोबोट का जिक्र किया गया था। पहला कुन्नूर जिले में नाइटिंगल 19 नाम के एक रोबोट का उपयोग किया गया था और एर्नाकुलम जिले में AR कर्मी बूट रोबोट का उपयोग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए G20 का एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया उन्होंने, पहले स्टार्ट करी है, जिसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। इन्होंने नई पहल करी है, वर्चुअल एक मीटिंग ली थी जहां पर क्या हो, निवेश बढ़ सके कोरोना से संबंधित वजह से, और जो बाकी के देश है वो क्या आपस में साझेदारी कर सकें और ज्ञान को आदान प्रदान इजी गोइंग में कर सके, ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए सैड की खबर है, उससे संबंधित, स्पोर्ट से संबंधित है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया आपको पता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना था भारत देश में 2021 में। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हमें इतना बड़े एक बॉक्सिंग से संबंधित इवेंट का आयोजन मिला था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, और ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या कर दिया गया है, भारत देश से छीन लिया गया है। और अब ये मनाया जाएगा कहां पर, ये मनाया जाएगा बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है। तो बेलग्रेड सर्बिया में 2021 के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अब हुआ क्या है, भारत देश के जो इसके प्रमुख है बॉक्सिंग फेडरेशन के, उनका नाम है अजय सिंह, है ना। और जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन है, इसके प्रमुख का नाम है, क्या नाम है भाई, मोहम्मद मोसाहमैन। इसका मुख्यालय लॉजेन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ये कह रहे हैं, इससे संबंधित एक बात ये आ रही है कि भारतीय जो संघ है उन्होंने पैसा टाइम पर नहीं जमा किया, और जो भारतीय संघ कह रहा है कि आपने प्रॉपर खाते की डिटेल नहीं दी। मतलब अब ये क्या बात है, इस बात के इस विषय पर तो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं खुल पा रही है, लेकिन ये जरूर है कि भारत से जो इवेंट था वो क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। इसलिए इसके पूछे जाने की ज्यादा संभावना बनती है
क्या है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कहां पर होगी, बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। अब यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये 11th पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है। इसकी जो वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई है, इसकी मीटिंग आयोजित करी है किसने भाई, जर्मनी ने। हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1909 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 बनाया गया था कोपेनहेगन में, UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा कोपेनहेगन में एक शिखर सम्मेलन बुलाया गया था 2009 में, और ये विफल हो गया था। इसीलिए उसके बाद से जर्मनी एक नया इनिशिएटिव लेता है, और उनके जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं सारे के सारे देश के, बड़े बड़े देशों के, वो बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे क्या किया जा सके, फिर से एक्टिव किया जा सके। तो भारत देश के वन और पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। मेजबान कौन था, जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की लगभग 29% हिस्सेदारी और खरीद ली है, अधिग्रहित कर लिया है। अब उसके पास टोटल 30% हिस्सेदारी हो गई है, और ये जो 29% हिस्सेदारी है ये 1600 करोड़ रुपए में लगभग एक्सिस बैंक ने खरीदी है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो प्रमुख है वो अमिताभ घोष। इसके अलावा ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और जो इसके प्रमुख हैं वो जो सीईओ है वो है प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मारुति सुजुकी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के अपने जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित उसका एक फैक्ट्री है, वहां पर वेंटिलेटर बनाने का कार्य शुरू किया। बहुत अच्छी पहल है ये, है ना। इसके लिए उन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है आज्ञा हेल्थ केयर स्टार्टअप, इसकी सहायता ली है, और 1000 के आसपास ये वेंटिलेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। मारुति सुजुकी के जो अध्यक्ष हैं वो है RC भार्गव। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जगन्या विद्या देवीना योजना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जगन्या विद्या देवीना योजना। इसके तहत क्या करेंगे, जो कॉलेजेस में जो प्रतिपूर्ति दी जाती थी, शुल्क की प्रतिपूर्ति, वो अब सीधे सीधे क्या की जाएगी, बच्चों के अभिभावकों के खाते में डाली जाएगी। 15 से 20 हजार रुपए की जो इनकम, बीटेक के बच्चे, बीएड के बच्चे, IIT के बच्चे, इनको सबको क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, इनके अभिभावकों के खाते में। अभी तक कॉलेज के खाते में दिए जाते थे। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके पहले बुजुर्गों को घर पर पेंशन देने का एक प्लान बनाया था कि जो 58 लाख के आसपास उनके पेंशनर हैं वो बाहर ना आए, उनको घर पर ही पेंशन पहुंचाई जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण था। एक दुखद भरी खबर है भारत देश के लिए कला के क्षेत्र से, कि आज भारत देश के एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता, क्या नाम है इनका, इरफान खान, इनका असमय इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इनको कैंसर हो गया था, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर। ठीक है, इस वजह से सिर्फ 53 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हो गया। याद होगा आपको, पान सिंह तोमर जैसी मूवीज में उन्होंने काम किया था, और जो रियलिटी में जो क्या था, एक फीलिंग्स होती है, एक जो एक्चुअल की जो कहानी, उसकी जो फीलिंग्स होती है, उनको उन्होंने प्रॉपर पर्दे पर कैद किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ तक कि वो हॉलीवुड फिल्मों में भी आने लगे थे, स्लमडॉग मिलियनेयर, और भी बहुत सारी फेमस फिल्में जिसमें उन्होंने काम किया था। तो ये क्षति है कला के क्षेत्र में भारत देश से। ठीक है, और पद्मश्री से भी सम्मानित है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए एक और व्यक्ति जिनका निधन हो गया है, माइकल रॉबिन्सन। तो माइकल रॉबिन्सन का भी निधन हो गया है। ये फुटबॉलर थे, है ना, लिवरपूल की तरफ से खेला करते थे, काफी फेमस थे अपने समय पर। नेक्स्ट देखिए टॉय स्नेड। ठीक है, एक सिंगर थे, इनका भी निधन हो गया। इसके अलावा जेम्स एम वेक्स, ये नासा के एक्स चीफ थे, पुराने चीफ थे, इनका निधन हो गया। इसके अलावा विजय मिश्रा, है ना, ये उड़ीसा के नाटककार थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, पटकथा लेखक थे, और इन्हें उड़ीसा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भी दिया जा चुका था। और भारत देश का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वानप्रस्थ, इन्होंने एक बुक लगी थी, इनके लिए इन्हें ये क्या किया था, दिया गया था। तो अतः अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।